नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कोचिंग क्लासेस जो है मैं नहीं ले पा रहा था कोचिंग में, तो कुछ समस्या आन पड़ी थी, जो कि इसके अलावा जो भी मेरे टीचर्स हैं वो क्लास नहीं ले रहे थे, जैसे संघर्ष सर नहीं ले रहे थे, लेकिन क्लासेस चल रही थी। क्लासेस रामानुजम सर जो है रेगुलर ले रहे थे। कुछ प्रॉब्लम सी आ गई थी और थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा होने के कारण जो है, ठीक है। तो आप लोगों का स्वागत करता हूं कोचिंग में। फिर से आप लोग मेरी क्लास ले पाएंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। आने वाले समय में हर लेक्चर आपको मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, इन्वायरमेंट साइंस, टेट सुपर टेट के लिए इन्वायरमेंटल साइंस पर सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, चिंता न करें। संघर्ष सर भी आने वाले हैं, उनका भी आपको लेक्चर मिलेगा बाल विकास को लेकर के, ठीक है। वीक से आपको जो है सभी क्लासेस मिलेंगी। यूपी पुलिस के लिए आने वाली आगामी जो भी कंपटीशन परीक्षाएं हैं, पेट के लिए, सुपर टेट, टेट के लिए सभी लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं, सभी लेक्चर स्टार्ट होंगे। और सभी आप लोग जो है मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई बहन, जो भी लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी हाल ही में जो भी ये एक अग्निपथ योजना जो चल रही है, गवर्नमेंट ने ये लागू किया है, उसको आप लोग जो है माइंड मत करिए। देखिए, आप लोग खुद भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन चलिए, आप लोग खुद भी पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने भारत देश के संविधान को मानते हैं, तो कैसे मानते हैं? ऐसे आगजनी कर करके नहीं, ऐसे तोड़ फोड़ करके, आम नागरिक को परेशान करके नहीं, ऐसे नहीं करते। देखिए, मेरी बात आप लोगों तक जा रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे बैनर पोस्टर के माध्यम से, चाहे फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन आप आम जनता को, आम नागरिक को परेशान करके ये बातें गवर्नमेंट के सामने प्रत्यक्ष रूप से रख नहीं सकते। मतलब आप किसी को परेशान करें, ऐसा ठीक नहीं है। आज आप यहाँ पे किसी के माता के, आपके भाई का ही कोई फैमिली अगर फंसा हुआ है, मान लीजिए हैदराबाद में, हरियाणा में, या गाजीपुर में, या फिर बिहार में फंसा हुआ है, और आप यहाँ पे आगजनी कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग आगजनी कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुँच सकता है, आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो थोड़ा एज ए आप भी संविधान पढ़ते हो, आप भी धाराओं के बारे में जानते हो, आप भी जो है संविधान के अनुच्छेदों के बारे में जानते हो, आर्टिकल्स के बारे में जानते हो, तो फिर आप लोग अपने संविधान के हिसाब से चलिए। मेरा पूरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, विशेष तौर पे आर्मी के जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उनसे पूरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं, आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, तो ये काम न करें प्लीज़। गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक। क्या पता 4 साल बाद आप एबल हो जाए, कुछ और आपके लिए हो, आप 4 साल बाद रिटायर होंगे, फिर उसके बाद आपके पास आप जो है किसी और प्रिपरेशन में लग जाइए, 2 साल 1 साल और कोई प्रिपरेशन करिए। पुलिस में आपको वरीयता दी जा रही है, 10% छूट दी जा रही है, तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसको लेकर के आप जो है निश्चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें। आप जो है पूर्ण रूप से तैयारी करिए, एसआई के लिए, दरोगा के लिए, पेट के लिए, लेखपाल के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए, तैयारी करिए जोरों से। जनरल साइंस का बायोलॉजी का एक चैप्टर है ब्लड, जिसे हम हिंदी में रक्त भी कहते हैं, और ये आपके ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th, 9, 10, 11, 12 और एसएससी, एसआई, जनरल साइंस में आपका जो है टेट सुपर टेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पुलिस के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। रक्त की जो बात करते हैं, हमें रक्त अगर स्ट्रक्चरली दिखाई दे तो इस तरह का रेड कलर का, लाल कलर का रक्त दिखाई देता है, लाल कलर का रक्त दिखाई देता है। और ये लाल कलर किस लिए होता है, कैसे लाल हो जाता है? हमारे मानव शरीर का जो रक्त होता है वो लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। तो आप सीधे सीधे कहेंगे, अगर पूछा गया हो
कहीं कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है एक वर्णक है, यानी कि एक पिगमेंट है। हिंदी में अगर उसको बात करते हैं तो उसको हम वर्णक कहते हैं, और अंग्रेजी में अगर लिखा होगा कहीं भी तो पिगमेंट लिखा होगा। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो रक्त को क्या करता है, लाल बनाता है। जैसे कि आप लोगों ने वनस्पति पढ़ते समय पत्तियों को सुना होगा कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल एक वर्णक है जिसके कारण जो है पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन भी एक वर्णक है जिसके कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। दोस्तों अब आगे देखिए कि रक्त, जो लाल रक्त है, ये रक्त जो है कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इस रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आते हैं दोस्तों, डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले, एक बूंद रक्त हो, चाहे 5 लीटर रक्त हो, चाहे 1 बाल्टी रक्त हो, रक्त में सभी रक्त में उतनी चीज़ें जरूर प्रेजेंट होंगी, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका। WBC का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। और RBC का होता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। और प्लेटलेट्स, ठीक, ये तीनों जो है इस पूरे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तीनों जो है किस में प्रेजेंट होता है, रक्त में प्रेजेंट होता है। ये रक्त में जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया अभी आपको, जो है एक बूंद का स्ट्रक्चर था, रक्त के बूंद का स्ट्रक्चर था, उसमें इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो क्या था आपका श्वेत रक्त, एक लाल रक्त, और एक दूसरा क्या था, प्लेटलेट्स। 3 चीज़ें ये प्रेजेंट होती हैं। और इन 3 चीज़ों के अलावा प्रेजेंट होता है, इन 3 चीज़ों के अलावा, आगे चलते हैं। इसमें मैंने बताया कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये 3 चीज़ें उपस्थित होती हैं पूरे रक्त में। इन 3 चीज़ों के अलावा क्या उपस्थित होता है, तो हम देख लेते हैं और भी ब्लड में क्या उपस्थित होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। प्लाज्मा की बात करते हैं, देखिए ये जो प्लाज्मा है, बात यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। प्लाज्मा की बात करते हैं, ये जो प्लाज्मा है ये पूरे रक्त में, इस पूरे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना? 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा रक्त में कोई चीज़ पाई जाती है तो वो है प्लाज्मा। सबसे ज़्यादा रक्त में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो दोस्तों प्लाज्मा प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा। अब बचा हुआ 45%, रक्त का कितना परसेंट बचा हुआ है? 45% बचा हुआ है। ठीक, तो रक्त का जो 45% बचा हुआ है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्लाज्मा को निकाल लेते हैं। इस पूरे रक्त में से हमने 55% प्लाज्मा को निकाल लिया, यानी कि पूरा प्लाज्मा इसके अंदर से निकाल लिया। जब पूरा प्लाज्मा हमने निकाल लिया, अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में
पूरे इस पूरे प्लाज्मा को निकाल लिया, पूरे रक्त का जो प्लाज्मा था हमने निकाल लिया। इस पूरे प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्लाज्मा का पूरे प्लाज्मा का 90% पानी यानी कि जल पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। 90% जल पाया जाता है। जल पाया जाता है 90% जल। इस पूरे प्लाज्मा का 90% जल पाया जाता है। देखिए हमने पूरा प्लाज्मा निकाला यानी कि 100% प्लाज्मा निकाल लिया, लेकिन ब्लड का रक्त का कितना है? 55% है। रक्त में कितना है? 55। पूरा 55% निकाल लिया तो पूरा 100% ना होगा जी। तो 100% प्लाज्मा हमने इसको निकाल लिया। अब 100% प्लाज्मा का कितना? 90% जल पाया जाता है। 100% प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90% जल पाया जाता है। और 8% में बच्चों 8% में पाया जाता है क्या? 8% प्रेजेंट होता है प्रोटीन, वसा, ये प्रेजेंट होता है। 2% में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स 2% में उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ आयंस, सम आयंस, इतनी चीज़ें उपस्थित होती हैं। देखिए मैंने क्या बताया, इसमें से 55% प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? 55% प्लाज्मा। 55% यहाँ पे लिख देते हैं, 55% प्लाज्मा इसमें पाया जाता है। ठीक है। और कुछ सीरम भी पाया जाता है। सीरम भी पाया जाता है। सीरम आपने देखा होगा, जब कभी चोट लग जाती है तो जब चोट जो है धीरे धीरे पक जाती है तो उसमें रेशेदार जो पदार्थ निकलता है उसी को श्वेत कलर का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद कलर का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। और प्लाज्मा, सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा उपस्थित होता है रक्त में। और कुछ आयंस जैसे Na, Mg, Fe, कुछ आयंस इसमें उपस्थित होते हैं। पोटेशियम के कुछ आयंस उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ आयंस उपस्थित हैं और प्लाज्मा सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। अब बाकी के जो बचते हैं, प्लाज्मा 55% था तो 45% में ये सभी चीज़ें, जैसे कि WBC हो गया 45% में, 45% में RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, सीरम हो गया, और कुछ आयंस जो मैंने बताए अभी को वो हो गए। ये सभी कितने परसेंट में उपस्थित होते हैं? तो ये 45% का क्या होता है? प्लाज्मा रहता है, बाकी का प्लाज्मा रहता है। अब मैंने दूसरे शब्दों में ये कहा कि प्लाज्मा को जब हम पूरे रक्त से निकाल लेते हैं, पूरा प्लाज्मा मतलब कि 55% प्लाज्मा जो था रक्त में उपस्थित, उसको हमने जब निकाल लिया तो वो 55% प्लाज्मा का 90% मतलब कि 55% निकाल लिया तो इसका मतलब 100% है। अब ये 100% जो प्लाज्मा है उसका 90% क्या था? जल था, जिसमें 8% प्रोटीन और वसा और 2% में कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ आयंस। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ नहीं देखना है। इसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है। सब परसेंट भी पूछा है कि प्लाज्मा कितने परसेंट में पाया जाता है? तो 55% में पाया जाता है। 45% में आप याद रखेंगे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं ब्लड से। आगे चलिए, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए,
बात आती है कि कितने प्रकार का ब्लड होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड, कितने प्रकार का ब्लड होता है। तो रक्त की बात आती है तो रक्त यानी कि ब्लड जो है वो कुल 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे है WBC, दूसरे नंबर पे है RBC, तीसरे पे है प्लेटलेट्स। WBC का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड कार्पल्स। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका। प्लेटलेट्स हैं कणिकाएं, प्लेटलेट्स का मतलब होता है कणिकाएं। ठीक, यह 3 प्रकार का रक्त होता है। WBC की बात करते हैं तो 4500 से लेकर के 11,000 इन काउंट, 45 एक स्वस्थ मनुष्य में 4500 से लेकर के 11,000 तक पाया जाता है इन काउंट इन नंबर में। और इसी के लिए हम जो है इतना कम जो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका हमारे ह्यूमन बॉडी में यानी कि मानव शरीर में पाई जाती है, जिसके कारण हम किसी को डोनेट या किसी को प्रदान नहीं कर सकते। जैसे कि हम हर बार जो है लाल रक्त कणिका लाल रक्त को हम जो है किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन श्वेत रक्त को हम कभी किसी को डोनेट जल्दी नहीं करते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तो श्वेत रक्त, पहले स्टार्ट में हमने कहा WBC है, स्टार्टिंग में सबसे पहले नंबर पर क्या है WBC है, तो हम पहले सबसे स्टार्ट में WBC को पूरा कंप्लीट करेंगे। WBC क्या है, श्वेत रक्त कणिका क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका की अगर बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिका की अगर बात करते हैं तो ये श्वेत रक्त कणिका जो है वो रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि यही श्वेत रक्त कणिका ही रोग से लड़ने की ताकत है। जब कभी कोई भी बाहरी कोशिका मानव शरीर में प्रवेश करती है, जब कोई शरीर किसी मानव शरीर में बाहरी कोशिका जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ हमारे मानव शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब उस समय WBC भक्षण करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है, उसको खा जाता है, ऐसा काम करता है और हमारे रोग से लड़ने के, किसी भी रोग से लड़ने की ताकत को जो है वो बढ़ाता है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम कौन करता है? WBC करता है। इसी के कड़ी में हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया WBC को। WBC 2 पार्ट में विभाजित हो गया। आप अगर 2 पार्ट में जो विभाजित हुआ है तो उसको हम कहते हैं, पहला भाग क्या है, उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा भाग है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट एक तरह से हम मान सकते हैं, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो रक्त था वो राजा है, और राजा का जो महामंत्री है, जो सब चीज़ें देखता है, वो कौन है? WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है। ये 3 हैं, और ये WBC के पास क्या है? 3 जो है सेनाध्यक्ष हैं, 2 सेनाध्यक्ष हैं। एक क्या है? ये ग्रेन्युलोसाइट है और ये अग्रेन्युलोसाइट है।
इस तरह से हम आपको पढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट के पास क्या है, ग्रेन्युलोसाइट के पास भी 3 और चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इस्नोफिल। तीनों का नाम आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में ये है। कहीं भी जो है आप चाहे एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, चाहे आप जो है लूसेंट पढ़िए, सारी बुक्स में है। और आगे देखते हैं, ग्रेन्युलोसाइट के 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसको कौन कौन से? तो पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा भाग है बेसोफिल्स, तीसरा भाग है इस्नोफिल्स। ये 3 भाग हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट के 3 भाग हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट के जो 3 भाग हैं, इसमें की बात करते हैं तो पहला जो है वो 60% पाया जाता है। किसी मानव, स्वस्थ मानव शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 60% पाया जाता है। 60 से कह सकते हैं 60 से 65%, एक्चुअली में 60% की बात करते हैं। 60% ये पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो वो है बेसोफिल, 0.123%, यानी कि 0.1 से लेकर के ये कितना परसेंट? 3% तक पाया जाता है। इस्नोफिल 3 से 7% तक, 3 से 7% तक। आपने सुना भी होगा कि इस्नोफिल 7% से बढ़ जाता है तो इस्नोफिलिया हो जाता है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत पैदा हो जाती है ना। तो इस्नोफिल का जो है वो कितना है? 3 से 7% तक। और सबसे कम मात्रा में पाया क्या, अगर ये पूछा जाता है, इन तीनों ऑप्शन रहते हैं, ये तीनों ऑप्शन दे करके पूछता है कि सबसे कम मात्रा में मानव, स्वस्थ मानव में कौन सा जो है पाया जाता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? बेसोफिल हो जाएगा। बेसोफिल 0.123% तक पाया जाता है, 3% तक पाया जाता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा में न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए रोल है, इन तीनों का क्या रोल है? ये क्या कार्य करता है? भक्षण का, एकदम शॉर्टकट में भक्षण करने का काम करता है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। कोई भी सेल, कोई भी अदर सेल, आउटर सेल जो इन्फेक्शन पैदा करने के लिए हमारी शरीर में आ रही है, जो इन्फेक्शन जो है करने के लिए हमारी शरीर में आ रही है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर अगर प्रवेश कर रहा है प्रोटोजोआ, तो सबसे पहले ये जो है क्या करता है? ये पहले क्या करता है? ये जो है उसको खा जाता है। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल्स खाने का काम करता है, अपना काम शुरू कर देता है। दूसरा इसका फंक्शन हो गया, इसका कार्य हो गया। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि इसके पास 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसके पास, किसके पास? बेसोफिल्स के पास। पहला है हिपेरिन, हिंदी में लिखते हैं। तो पहला क्या था? हिपेरिन। पहला है हिपेरिन, देखिए यहाँ पे पहला जो है पहला है इसका हिपेरिन, ठीक। दूसरा है इसका हिस्टामिन, तीसरा है सेरोटोनिन, ठीक। ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं।
ये 3 चीज़ें जो पाई जा रही हैं उसकी बात अगर करते हैं तो पहले हिपेरिन की बात करते हैं। तो हिपेरिन, हिपेरिन का क्या काम है? जब हिपेरिन का काम, आप मेरी एकदम आवाज़ जा रही है तो सुन रहे हैं तो आराम से देखते हुए मेरी आवाज़ को सुनिए और उसको लिखिए कॉपी पे। हिपेरिन का काम है कि मानव शरीर में जितनी वेन्स हैं, नसें हैं, उसमें जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो रक्त चल रहा है, तो नस में जो रक्त चल रहा है तो उसमें, उस नसों में थक्का जमने से कौन रोकता है? थक्का न जम जाए। थक्का जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। बार बार पूछा है कि मानव की वेंस में, नसों में थक्का जमने से कौन रोकता है? तो कौन सा पदार्थ रोकता है भाई? तो हिपेरिन रोकता है। ठीक, अब देखिए, अगर मानव की नसों में थक्का जम जाए तो ब्लड जो है सही से सर्कुलेट यानी कि प्रवाहित नहीं हो पाएगा, और जब सही से प्रवाहित नहीं हो पाएगा तो हेमरेज हो सकता है, व्यक्ति को लकवा मार सकता है, व्यक्ति मर सकता है, ये सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं उसके साथ। तो नसों में कभी भी थक्का नहीं जमना चाहिए। और नसों में थक्का जमने से कौन रोकता है? अगर ये सही मात्रा में प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो हिपेरिन क्या करता है? क्या करता है? थक्का जमने से रोकता है। हिस्टेमिन की बात करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है हिस्टेमिन। हिस्टेमिन की क्या बात है? हिस्टेमिन क्या करता है? हिस्टेमिन ये करता है कि जब हमारा शरीर कहीं से कट गया, फट गया, चोट लग गई, तो रक्त बाहर की तरफ निकलने लगता है। रक्त क्या करता है? बाहर की तरफ निकलता है। यदि हिस्टेमिन न हो तो थक्का न जमे। हिस्टेमिन के कारण क्या करता है? जब हमारे शरीर से, हमारा शरीर कहीं से कट गया तो शरीर के बाहर जो रक्त निकलता है उसको थक्का जमाने का काम कौन करता है? तो हिस्टेमिन करता है, ताकि जल्दी से थक्का जम जाए और रक्त कम से कम मात्रा में बाहर निकल सके। ठीक है दोस्तों, बच्चों देखिए, दिमाग लगा के पढ़िए। ये नसों में, हमारे मानव शरीर के नसों में हिपेरिन क्या काम करता है? थक्का जमने से रोकता है। लेकिन यही मानव शरीर के बाहर जब कट जाता है, हाथ कट गया, पैर कट गया, उंगली कट गई, कहीं चोट लग गई, रक्त जब बाहर निकलता है तो उसको थक्का जमने से रोकने का काम हिस्टेमिन करता है। वहीं तीसरे नंबर पे पाया जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन्स है, एक ऐसा एंजाइम है कि जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत एकदम हमारा दिमाग, पूरा शरीर एकदम संतुलित रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, उस समय हम बहुत खुश होते हैं और आराम से बहुत अच्छी नींद आती है, तब कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो सेरोटोनिन। एकदम फ्रेश मूड में जो हार्मोन सीक्रेट होता है तो कौन सा सीक्रेट होता है? सेरोटोनिन। ये तीनों ही कहाँ पाया जाता है? तीनों अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो बेसोफिल में पाया जाता है। बेसोफिल में पाया जाता है। बेसोफिल में पाया जाता है। बेसोफिल में तीनों पाया जाता है। और बेसोफिल का काम समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि ये तीनों क्या क्या काम करते हैं, उसी से आप लोग लगा लीजिए कि बेसोफिल का क्या काम है। अब आती है तीसरे नंबर की बात, इस्नोफिल की। किसकी बात आ जाती है? इस्नोफिल की बात आती है। न्यूट्रोफिल का काम क्या था? भक्षण करने का। बेसोफिल का क्या काम है? तो ये तीनों प्रेजेंट होता है बेसोफिल में। तो हिपेरिन, हिस्टेमिन और सेरोटोनिन के बारे में मैंने बताया। उसके बाद इस्नोफिल क्या करता है? इस्नोफिल हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है, अधिक से अधिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम कौन करता है? इस्नोफिल करता है। इस्नोफिल इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु हैं, वो जब बहुत सारा उनको जो है इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम, ये माता को भी सर्दी जुकाम हो गया तो वो तो कहाँ जाएगा? वो बच्चा माँ के पास ही रहेगा। लेकिन उसको नहीं होता, कौन
उसकी सुरक्षा करता है तो उस समय इस्नोफिल ही करता है। और हम भी, हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर भी जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। स्टमक के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, आंतरिक शरीर में। लेकिन उससे कौन हमें बचाता है? तो इस्नोफिल्स हमारा जो जितने भी प्रकार बहुत सारे इन्फेक्शन से ये लड़ता है और उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो दोस्तों आज ये पूरा टॉपिक जो है ग्रेनुलोसाइट का ये ख़त्म हुआ। ग्रेनुलोसाइट में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है अब ये क्लियर हुआ। आगे है ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ए ग्रेनुलोसाइट में देखिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है और एक होता है, पहला हो गया लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट, ये 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात करते हैं तो पहले देखिए लिम्फोसाइट का क्या है कि लिम्फोसाइट के पास प्रेजेंट होता है 2 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, एक टी कोशिका यानी कि टी सेल और एक बी कोशिका यानी कि बी सेल। ये 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, टी सेल और बी सेल, ये दोनों कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जब आप लोग देखेंगे कि कोई मान लीजिए कि मानव है, ये मानव है, ठीक है, ये मानव है और इसके अंदर भी क्या है, टी कोशिका उपस्थित है। कौन सी कोशिका? टी और बी कोशिका क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कोई वायरस आ रहा है, ये मान लीजिए वायरस है, ये वायरस इसके अंदर प्रवेश करने के लिए आ रहा है। अब ये वायरस जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा, ये विषाणु वायरस जब इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो जो टी कोशिका है, ये जो टी कोशिका इसके अंदर प्रवेश है, इसके अंदर उपस्थित है, वो पहचान लेगी कि अरे बाप रे बाप, ये तो बाहरी कोशिका कोई आ रही है, ये तो कोई बाहरी कोशिका प्रवेश कर रही है। और वो पहचान लेगी कि ये कोई वायरस की कोशिका है जो हमारे शरीर को रोग ग्रसित करने के लिए आ रही है, हमारे शरीर को इन्फेक्शन पहुंचाने के लिए आ रही है। अब ये टी कोशिका क्या काम कर रहा है? तो पहचानने का काम कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहा है, आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है, अदर कोशिका को पहचानने का काम कर रहा है, क्योंकि ये अपनी कोशिका को जानता है। मानव शरीर में जितनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं उसको तो टी सेल जानता है, क्योंकि टी सेल भी मानव शरीर की ही कोशिका है और वो पहचान लेता है, उसका काम ही पहचानने का है। तो टी सेल क्या करता है? टी सेल आ करके सूचना देता है किसको? बी सेल को। टी सेल सूचित करता है किसको? बी सेल को सूचित करता है, यानी कि बी कोशिका को बताता है कि अरे भाई कोई बाहरी कोशिका हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और ये बी सेल का क्या काम करता है? बी सेल भाग करके मोनोसाइट के पास जाता है और मोनोसाइट से कहता है कि आप अपना काम करना प्रारंभ करिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत सारी विषाणु कोशिकाएं मानव शरीर में प्रवेश कर रही हैं। तो मोनोसाइट भी मानव शरीर में प्रेजेंट है, तो मोनोसाइट का भी काम क्या है? भक्षण करने का काम करता है। ये भी भक्षण करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल भी भक्षण करने का काम कर रहा था। अब ये और न्यूट्रोफिल दोनों मिल करके सामना करते हैं किसका? विषाणु का, विषाणु कोशिका का, वायरस सेल का सामना करते हैं। तब भी यदि उस समय नहीं खत्म हुआ विषाणु, अगर उस समय हमारा मोनोसाइट, उस समय हमारा न्यूट्रोफिल दोनों कमज़ोर पड़ गया, तब क्या होता है? यही मोनोसाइट भाग करके आता है किसके पास? बी कोशिका के पास, और कहता है कि जा करके लिम्फोसाइट से कहिए
किससे का ये लिम्फोसाइट के पास जाता है और बी कोशिका के पास आता है, कहता है कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी संख्या अधिक मात्रा में हो चुकी है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो बी सेल जो है लिम्फोसाइट के पास जाता है, बी सेल कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट के पास चला जाता है। लिम्फोसाइट से कहता है कि अब हमको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, तो एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। अब यही लिम्फोसाइट और बी कोशिका मिल करके क्या बनाने का काम करती हैं, लिम्फोसाइट और बी कोशिका मिल करके क्या बनाने का काम करती हैं, तो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। क्या बनाने का काम करती हैं दोस्तों, एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। एंटीबॉडीज़ जैसे ही बन गया, अब पूरा एंटीबॉडीज़ बन गया, एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस विषाणु पर छोड़ देंगी और पूरा का पूरा विषाणु जो है उसी समय जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, एकदम समाप्त हो जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है, जैसे कि कुछ प्रक्रिया ऐसी आती है, जैसे इसमें से अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेंगे। पूछता है कि लिम्फोसाइट क्या है, ठीक है, पूछता है हमेशा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में पूछा है, टी सेल के बारे में पूछा है, बी सेल के बारे में पूछा है, टी सेल के बारे में पूछा है क्या करता है, टी सेल का काम क्या है, टी सेल का व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल, टी सेल, तो टी सेल का क्या काम है, वो क्या करता है, पहचानने का काम करता है, आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। यह पूछा है अग्रेनुलोसाइट्स में कितने भाग होते हैं, तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट पाए जाते हैं। मोनोसाइट का काम पूछा है तो भक्षण करने का काम होता है, भक्षण करने का काम और ब्लड में कौन करता है, तो मोनोसाइट करता है न्यूट्रोफिल्स के अलावा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, तो लिम्फोसाइट बनाता है। बार बार पूछा है कि एंटीबॉडीज़ बनाने का काम कौन करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जैसे ही बन गई, हमारी एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, एंटीबॉडी जैसे ही बन गई हमारे, तो एंटीबॉडी जो बनने के बाद तुरंत जो है क्या होता है कि वो एंटीबॉडी हम कोशिकाओं के, बाहरी कोशिकाओं के ऊपर जो है हमारा लिम्फोसाइट जो है छोड़ देता है और पूरा जो है जो बाहर से सेल आई हैं, बाहर से वायरस आया है, वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे कि जब हमारा इतना लंबा प्रोसेस है एंटीबॉडीज़ बनाने का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कभी कभी कि सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है शरीर पर उभर कर सामने आ जाता है और बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ ये हमारे शरीर में फैल चुके होते हैं, तो रोग हमारा हो जाता है और हमारी एंटीबॉडीज़ जो है बनती है, तो वो क्या होती है, यूज नहीं होती। जब रोग हमारा प्रतीत होने लगे, हमारा रोग जो है उभर कर सामने आ जाए हमारे शरीर पर, तब उस समय जो आंतरिक बॉडी में, शरीर में जो है एंटीबॉडी बनी है, वो कभी काम नहीं आएगी, ठीक। तब अब क्या होता है कि हम बाहर से ट्रीटमेंट कराते हैं, वैक्सीन लेते हैं, टीकाकरण कराते हैं, उसके बाद जो है वो रोग ठीक हो जाता है। लेकिन अब दोबारा वह रोग अगर हुआ, जैसे कि चिकन पॉक्स, जैसे माता रानी, जो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, वो दोबारा अगर हो गया, अगर दोबारा हुआ, तो उस समय हमारी एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार है, तुरंत हम जो है उसके ऊपर जो है फेंक देंगे, हमारी लिम्फोसाइट काम करना स्टार्ट कर देगी और तुरंत वो जो रोग है नहीं होगा, वो रोग जो है उस थोड़ा सा भी हमारे अंदर जो है स्पर्श नहीं कर सकता। वो भी जान जाते हैं कि हाँ, ये हम जो हमारा जो विरोधी है, वो विरोधी कोशिकाएं हैं, वो बहुत मजबूत हो चुकी हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है, पूरा इम्यून सिस्टम का पूरा क्या कहते हैं क्रिएट करता है कौन, WBC। इसीलिए कहते हैं रोग से लड़ने की ताकत को क्या कहते हैं, WBC कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम किससे किससे इंक्रीज करता है, WBC से करता है। WBC को कहते हैं, कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WBC, तो कहते हैं लोग कि भक्षण करने का काम करता है, बाहरी कोशिकाओं को खा जाता है। तो इस तरह से खाता है, इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और
ये लेक्चर, इसमें सारी चीज़ें आप लोग जो है नोट करते रहिए। ये लेक्चर बार बार आप लोग देख सकते हैं। 9, 10, 11, 12 SSC पेट, लेखपाल, यूपी PCS, लेखपाल, यूपी PCS और प्रदेश की सभी प्रदेश की सभी जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड से बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं बायोलॉजी से कोशिका, ब्लड यानी कि रक्त, और अस्थि, और जो है न्यूरॉन से मतलब नर्वस यानी कि तंत्रिका तंत्र से, और ऊतक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो 4-5 चैप्टर है वो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ज़्यादा नहीं, मात्र 4 चैप्टर आप अगर बायोलॉजी से पढ़ते हैं, 4 से 5 चैप्टर, तो आपका उतना ही क्लियर हो जाता है। पूरा का पूरा जो है चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। जैसे कि मानव जनन हुआ थोड़ा सा, ठीक है। वनस्पति से ले लीजिए तो जाइलम फ्लोएम, ये वाला चैप्टर जो हुआ। पारिस्थितिकी हो गया, पारिस्थितिकी आपका आ जाता है, उसमें भी क्या कहते हैं, वनस्पति में भी आ जाता है थोड़ा सा। तो ये सारे चैप्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में भी जीएस के लिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है इस जो लेक्चर है, जो ब्लड है, रक्त है, इसका एक भी टॉपिक छोड़िएगा नहीं। इतना बता दिया है मैंने। आज मैंने WBC क्लियर किया, कल मैं RBC और प्लेटलेट्स को क्लियर करूँगा, बहुत छोटा है। ये सबसे लंबा टॉपिक था। दूसरे पार्ट में मैं जो है RBC और प्लेटलेट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट काम कि लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरे मित्रों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और रामानुजम कोचिंग से जुड़े रहिए। आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हम जो है बेहतरीन तरीके से जो है क्लासेस लेंगे और आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसमें कोई भी संशय नहीं है, आप लगे रहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिससे मैं जो है क्लास नहीं ले पा रहा था, ठीक है। अब रेगुलर जो है आपको हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। जैसे रुस्तम सर, रामानुजम सर की क्लासेस मिलती रहती हैं आप लोगों को, उसी तरह से परमानेंट जो है रेगुलर हमारी जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।